नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। भारतीय रेलवे लंबी दूरी की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए नई ट्रेन संचालित कर रही है। इसी कड़ी में कुमाऊं में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाल कुआं से बांद्रा टर्मिनस तक साप्ताहिक सुपर फास्ट ट्रेन को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा कैंची धाम से के आशीर्वाद से ये सपना साकार हुआ है और उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। आज लाल कुआं से बांद्रा ट्रेन का संचालन का जो स्वप्न था, हम लोगों की बहुत लंबे समय से जो मांग थी, वो मांग पूरी हुई है। इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस रेल के संचालन के लिए, जिसके कारण से हमारे मुंबई से उत्तराखंड आने वाले, कुमाऊं क्षेत्र में आने वाले, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे लोग जो यहाँ से, जिनका घर है, यहाँ आना जाना होता है, उनके लिए भी बहुत सुविधा हुई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। भाइयों बहनों, इस रेल के संचालन से लाल कुआं बांद्रा एक्सप्रेस के रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, बड़ोदरा, सूरत आदि रेलवे स्टेशनों से जुड़े लोगों को यात्रा करने का आसानी से विकल्प भी मिलेगा और उनका समय भी बचेगा। केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। सब लोग प्रदेश कांग्रेस के साथ डटकर खड़े हैं। हम सब मिलकर वहां जीत सुनिश्चित करेंगे। पूरी तरीके से एकजुट है और सब लोग प्रदेश कांग्रेस के साथ डट करके खड़े हैं, जिला कांग्रेस के साथ डट करके खड़े हैं। और यशपाल आर्य जी, प्रीतम सिंह जी, गणेश गोदियाल जी, भुवन जी, सब लोग हैं। करण मेहरा जी के साथ सब लोग मिल करके हम लोग वहां जीत सुनिश्चित करेंगे। और लोग केदारनाथ की जनता जनार्दन जिताना चाहती है। वो भाजपा से अजीज आए हुए हैं। उनको मालूम है कि इन्होंने गंभीर पाप किए हैं। केदारनाथ जी के साथ जो है सोना बेच दिया, चांदी बेच दी और शिलापट दिल्ली भेज करके वैकल्पिक केदारनाथ धाम बनाने। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अल्टीमेटम को समय बीत गया है, लेकिन सड़कों के सुधार का काम अभी भी बाकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 15 अक्टूबर तक की डेडलाइन देते हुए सड़कों के सुधारीकरण निर्माण के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बारिश और मौसम खराब होने की वजह से दिक्कतें आई थी। इस वजह से काम तेजी से पूरा नहीं हो पा रहा था। जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा और जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास है, क्योंकि बीच में मौसम भी चुनौती के रूप में रहा है। धीरे धीरे जब से बारिश कम हुई है, नमी कम हुई है, तो अब तेजी से काम हो रहा है। जल्दी पैच वर्क पूरा कर लिया जाएगा। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पावर ने बिजली की आपूर्ति को अधिक स्मार्ट और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया है। स्मार्ट मीटर की मदद से उपभोक्ताओं को अब ये जानने में सुविधाएं होंगी कि उन्होंने कितनी बिजली का उपयोग किया है और उनके बिजली बिल की स्थिति क्या है। ये पूरी प्रक्रिया उपभोक्ताओं के लिए न केवल पारदर्शी होगी, बल्कि उन्हें ये समय समय पर जानकारी प्राप्त होने में आसानी होगी। वहीं प्रदेश में स्मार्ट लिमिटेड लगाए जाने को लेकर अब उत्तराखंड में सियासत का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में महंगाई चरम पर है और ऐसे में प्रदेश सरकार स्मार्ट मीटर लगाकर जनता और प्रदेश के किसानों को ठगने का काम कर रही है। कांग्रेस ने ठेका ले लिया है अपराधियों को संरक्षण देने का। कांग्रेस ने ठेका ले लिया है भ्रष्टाचार चलते रहने का। कांग्रेस ने ठेका ले लिया है बिजली चोरी होने देने का और कांग्रेस उसी राह पर आगे बढ़ रही है। मैं कहता हूं कि अगर स्मार्ट मीटर लग जाएंगे और जितनी हमारी खपत होगी उतनी हमको रीडिंग देनी पड़ेगी, तो किसानों को लाभ होगा। तो उस कांग्रेस नहीं लेना जानना चाहती है। वो चंद उन लोगों के साथ खड़ी है जो बिजली चोरी करते हैं, जो आपराधिक कार्य कृत्य कर रहे हैं। उन चंद लोगों के साथ कांग्रेस खड़ी होकर इसके विरोध में जा रही है। तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि आखिर वो एक राष्ट्रीय दल है, प्रदेश में के प्रमुख विपक्षी दल है, तो क्या इस प्रवृत्ति को वो
बढ़ावा देना चाहते हैं, तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा प्रश्न है, अगर मीडिया को पूछना चाहिए। तो देखिए, स्मार्ट मीटर लगाने की पहल पर अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि जनता को, किसानों को ठगने का काम कर रही है बीजेपी। उनका कहना है कि महंगाई तो पहले से ही चरम पर है। स्मार्ट मीटर लगाकर जनता को ठगने का काम करना चाहती है बीजेपी, ये आरोप कांग्रेस द्वारा लगाया जा रहा है। स्मार्ट मीटर बिजली लगाने का काम शुरू। दरअसल स्मार्ट मीटर लगाने से आप ये जान पाएंगे कि बिजली का बिल कितना आया है, कितनी यूनिट बिजली की खपत हो पाई है। लेकिन कांग्रेस को इस पर ऐतराज़ है। कांग्रेस का कहना है कि अगर स्मार्ट मीटर्स लग जाएंगे तो फिर ये जनता को, किसानों को ठगने का काम होगा। मीटर्स लगाने का काम शुरू हो गया है, लेकिन अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी का जहां एक तरफ ये कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाने से पारदर्शिता आएगी, वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये जनता को ठगने का काम जैसे होगा, क्योंकि महंगाई तो पहले से ही चरम पर है। जब महंगाई चरम पर है तो ऐसे में स्मार्ट मीटर लगाकर बीजेपी जनता को और किसानों को ठगने का काम कर रही है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बिजली की आपूर्ति को अधिक स्मार्ट और पारदर्शी बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का काम शुरू हो गया है। स्मार्ट मीटर की मदद से उपभोक्ताओं को अब ये जानने में सुविधा होगी कि उन्होंने कितनी बिजली का उपयोग किया है और उनके बिजली बिल की स्थिति क्या है। ये पूरी प्रक्रिया उपभोक्ताओं के लिए न केवल पारदर्शी होगी, बल्कि समय समय पर जानकारी प्राप्त करने में आसानी होगी। प्रदेश में स्मार्ट लिमिटेड लगाए जाने को लेकर अब उत्तराखंड में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में महंगाई चरम पर है और ऐसे में प्रदेश सरकार स्मार्ट मीटर लगाकर जनता और प्रदेश के किसानों को ठगने का काम कर रही है। ठेका ले लिया है अपराधियों को संरक्षण देने का। कांग्रेस ने ठेका ले लिया है भ्रष्टाचार चलते रहने का। कांग्रेस ने ठेका ले लिया है बिजली चोरी होने देने का, और कांग्रेस उसी राह पर आगे बढ़ रही है। मैं कहता हूं कि अगर स्मार्ट मीटर लग जाएंगे और जितनी हमारी खपत होगी उतनी हमको रीडिंग देनी पड़ेगी, तो किसानों को लाभ होगा। तो उस कांग्रेस नहीं लेना दान। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में होने वाले नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव पीछे होते जा रहे हैं। प्रवर समिति को रिपोर्ट तैयार कर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन समिति ने 1 महीने का समय मांगकर रिपोर्ट 1 महीने बाद भेजने का आग्रह विधानसभा अध्यक्ष से किया। ये जानकारी विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने दी है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि अभी निकाय चुनाव को लेकर समिति की रिपोर्ट उनके पास नहीं आई है। जैसे ही रिपोर्ट उनके पास आ जाएगी, वो रिपोर्ट का अवलोकन कर रिपोर्ट को सरकार को सौंप देंगी। उसके बाद निकाय चुनाव कब होंगे, इस बारे में सरकार को फैसला लेना है।
हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन की ओर से कालाढूंगी चौराहे और बरेली रोड की तरफ अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान कालाढूंगी चौराहे के पास अतिक्रमण तोड़ने के दौरान कुछ लोगों की प्रशासन के अधिकारियों से तीखी नोकझोंक हुई। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी और एसडीएम परितोष वर्मा के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। इस दौरान शहर कोतवाल राजेश यादव अपनी पुलिस टीम के साथ मौजूद थे, जहां पर प्रशासन के साथ नोकझोंक कर रहे लोगों को समझाया गया। डीएम नैनीताल ने हल्द्वानी रोडवेज बस अड्डे तक सड़क चौड़ीकरण के कार्य को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया, जिसके क्रम में ये कार्रवाई की गई। के बीच का स्थान है, यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज हैं वो 12 मीटर हम शिफ्ट कर चुके हैं। साथ ही जो नई हमारे इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वो भी लग चुके हैं, लेकिन ये बिल्डिंग है इसको 12 मीटर तक शिफ्ट होना था, कटना था। ये इनको लगभग 3 महीने से समय दे रहे हैं, इन्होंने काम पूरा नहीं किया है और इनकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिक पोल्स नए लगे हैं वो चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, तो पुराने पोल भी नहीं हट पा रहे। उसकी वजह से चौड़ीकरण का लाभ नहीं मिल पा रहा है लोगों को। तो अब ये हमने इनको समय पर्याप्त दे चुके हैं। आज लोक निर्माण विभाग प्रेस करके इसको हटा रहा है। इसके बाद हमारे जो नए पोल हैं उनमें विद्युत लाइन चालू हो जाएगी, पुराने पोल हट जाएंगे तो मार्ग चौड़ीकरण का लाभ मिलेगा। खबर हरिद्वार से है, जहां पुलिस लाइन में स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। हरिद्वार के रोशनाबाद पुलिस लाइन में स्मृति दिवस का आयोजन किया गया, जहां पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक पर पुलिस अधिकारियों ने अपने बिछड़े साथियों को याद किया। इस भावुक मौके पर पुलिस कर्मियों की आंखें नम हो गईं। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि शहीद पुलिसकर्मियों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता, उनके योगदान को हमेशा सम्मान के साथ याद किया जाएगा। इस दौरान पुलिस बल के अन्य अधिकारी और जवान भी शहीदों की याद में मौन धारण कर मौजूद रहे। हाल ही में जारी हुए यूपीएससी के परिणामों के बाद पीसीएस अधिकारी बनकर मंगलौर के ठस्का गांव में अमित कश्यप ने युवाओं के लिए एक मिसाल पेश की। अमित कश्यप को पीसीएस अधिकारी बनकर एआरटीओ के पद पर तैनाती मिली है, जिसकी खुशी पूरे गांव में मनाई जा रही है। जब अमित कश्यप पीसीएस अधिकारी बनने के बाद पहली बार अपने गांव पहुंचे तो गांव वालों ने खुशी का इजहार किया। दरअसल गांव वालों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। गांव के सभी लोगों ने अमित कश्यप पर फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। अमित कश्यप ने युवाओं के लिए एक नज़ीर पेश की है। इस विषय में सर्वप्रथम मैं अपने जितने भी मेरे माता पिता हैं, मेरे गुरुजन हैं, मेरे सभी ग्रामवासी हैं, मेरे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इन सभी के दुआओं से और अथक परिश्रम से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। वो कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो उसी प्रकार से मैं भी धीरे धीरे से छोटी छोटी उपलब्धियों को प्राप्त करते हुए आज इस अपर पीसीएस लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में एआरटीओ के पद पर चयनित हुआ हूं और इस सभी का मैं आभार अपने सभी जितने मेरे बड़े बुजुर्ग हैं और मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे गांव के लोग हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, सभी को इसका। उत्तराखंड दुग्ध उत्पादन में लगातार आगे बढ़ रहा है। सरकार इसको और आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि 2021-22 में जब उन्होंने इस मंत्रालय को संभाला था तो उस समय जो उत्तराखंड का आंचल दूध है इसको लेकर काफ़ी शिकायतें थी, लेकिन उन्होंने इन शिकायतों को दूर किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले उत्तराखंड के दुग्ध संघ नुकसान में थे, लेकिन आज के समय में सभी दुग्ध संघ मुनाफे में हैं। उत्तराखंड ने 2,60,000 लीटर दूध की लिमिट टच की है। 3 साल में पशुपालकों के लिए, दुग्ध पालकों के लिए और मत्स्य पालकों के लिए की है, उसकी एक छोटी सी ब्रीफ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कि सबसे पहले कि जब ये सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2022 में बनी तो हमारा जो दुग्ध का रेट था, जिलों का जो प्राइसिंग थी वो बहुत कम थी, जिसकी वजह से लोग आंचल को दूध देना पसंद नहीं करते थे। वो प्राइवेट ब्रांड्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव रहते थे। और हमने इन 2.5-3 साल की सरकार में 8 से 11 रुपए की हर जिले में दूध की प्राइस की वृद्धि करी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि पहली बार उत्तराखंड में आंचल ने 2,60,000 लीटर का एक लेवल टच किया, जो कि ऑल टाइम हाई है हमारे लिए। जब से उत्तराखंड बना है तब से लोगों को जब अच्छा प्राइस मिलना शुरू हुआ, वृद्धि हुई, तो उन्होंने हमको दूध देना शुरू किया। उसके पहले एवरेज 2000 से लेके 2022 तक जो दूध के रेट में वृद्धि होती थी वो 1 से सवा रुपए पर साल की लगभग एवरेज वृद्धि के हिसाब से होती थी। लेकिन इन 2.5 सालों में हमने 8 से 11 रुपए की वृद्धि करके लोगों को एक राहत देने का काम किया है। पिछले 3 साल में पशुपालकों को
हल्द्वानी में एसओजी और पुलिस ने अवैध हथियार बनाकर उनकी तस्करी करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से एक अवैध देसी तमंचा और एक देसी अवैध बंदूक सहित 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपी अनिल सिंह और सर्वेश कुमार मुखानी थाना इलाके के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों को पुलिस ने फतेहपुर के पास से गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आर्म्स अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। नैनीताल पुलिस द्वारा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़े हुए जितने भी अपराधी हैं उनके खिलाफ समय समय पर अभियान चलाते रहे हैं। इसी क्रम में हमें कुछ लोगों की एक इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर कुछ लोग अवैध हथियार बेचने का काम करते हैं। इसमें एसओजी की टीम में, लोकल थाना पुलिस की टीम में एक्टिविटी हुई और हमारी दोनों टीमों ने कल 2 अभियुक्तों को 2 अवैध हथियारों के साथ में गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ में उधम सिंह नगर और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से हथियार लाना और यहाँ नैनीताल जिले में बेचना पाया गया है। इनमें से 1-2 अभियुक्त हैं, उनका कुछ पॉलिटिकल पार्टी से भी कनेक्शन जुड़ा हुआ जो है संज्ञान में है। इसमें भी जांच की जा रही है कि ये लोग किसके संरक्षण में इस तरह कार्रवाई की जा रही है। आने वाले समय पुलिस इस मामले में और भी सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस ने अवैध हथियार बनाकर उनकी तस्करी करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक देसी तमंचा और बंदूक सहित 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पकड़े गए आरोपी अनिल सिंह और सर्वेश कुमार मुखानी थाना इलाके के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों को पुलिस ने फतेहपुर के पास से गिरफ्तार किया। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आर्म्स अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया हल्द्वानी पुलिस की ओर से। आर्म्स एक्ट के तहत इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। एसओजी और पुलिस ने दरअसल अवैध हथियार तस्कर पकड़े हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना इलाके में एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि विवाद मस्जिद को लेकर हुआ, जिसमें पहले कहासुनी हुई और बाद में ये बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज और मारपीट शुरू हो गई। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया कि मस्जिद को लेकर पहले भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हो चुका है, उस वक्त भी पुलिस ने कार्रवाई की थी। अब पुलिस दोनों पक्षों को शांतिपूर्वक समझौते के लिए तैयार कर रही है और यदि समझौता नहीं होता है या फिर दोबारा से किसी प्रकार का झगड़ा होता है तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों पर नजर रखी जा रही है। हैदराबाद में एक मस्जिद को लेकर आपस में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में झगड़ा चल रहा है और इससे ये हम लोगों के संज्ञान में भी है। इसमें प्रॉपर कार्रवाई भी की जा चुकी है और इस पे पूरी नज़र रखी जा रही है और कल भी इसको लेके उनके बीच में विवाद हुआ है और ये हमारे संज्ञान में है। इसमें उचित जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी और दोनों पक्षों को बुला के समझाया भी जाएगा। खबर रुड़की से है, जहां पर खनन कारोबारी की गाड़ी पर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि फायरिंग में एक राहगीर को गोली लग गई है, जिससे उसे उपचार के लिए
अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक कार सवार खनन कारोबारी एक अंडरपास के नीचे किसी शख्स का इंतजार कर रहा था। इस दौरान बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाश खनन कारोबारी को अपनी ओर इशारा कर बुलाने लगे। ऐसे में खनन कारोबारी को उन पर शक हुआ और वो अंडरपास के पास बनी एक बस्ती में भागकर छिप गया। इसके बाद बाइक सवार नकाबपोशों ने उसका पीछा किया। खनन कारोबारी की कार पर कई राउंड फायरिंग की गई। फायरिंग में राहगीर को गोली लग गई। पीड़ित को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे हायर सेंटर रेफर किया है। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। जिसको चोट लगी थी मेरे भाई को, तो इसको प्लास्टर कटवाना है, तो वहाँ गोली चल रही थी, तो गोली बीच में बैठा था, उसको गोली लगी। इनको यहाँ लगी थी कोक में, नहीं पता जी, नगड़ाई मरती। नैनीताल स्थित नैनी झील टूरिज्म के लिहाज से वाकई बेहद खूबसूरत है। हर साल कई सैलानी यहाँ बोटिंग का लुत्फ उठाते नजर आते हैं, लेकिन नैनी झील को लेकर एक रिसर्च से वैज्ञानिकों ने बड़ा खुलासा किया। नैनी झील की गहराई हाल के दिनों में कम होती जा रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये झील में गाद का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही इसकी एक बड़ी वजह प्रदेश में लगातार चल रहे निर्माण कार्य को माना जा रहा है। पर्यावरण के जानकारों ने चेतावनी दी है कि ये सिलसिला अगर जारी रहा तो दूसरी परेशानियों के अलावा शहर में पानी का गंभीर संकट भी पैदा हो सकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।